नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। तो आज होगा आपका भाग 3 और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर देंगे जो संबंधित है आपका तुगलक वंश से। तो यहाँ पर लिखा है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जा रही है, जिनके बारे में आप पढ़ते हैं तुगलक वंश में। पहले लिखा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला किया गया था। तो ये हमला जो बात की जा रही है ये की जा रही है मंगोलों से। तो यहाँ पे एक चीज़ में से जो लिखना था मंगोल, तो बिल्कुल सही है कि मंगोलों ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या किया था, हमला किया था। बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को वेतन नगद दिया था। बिल्कुल सही है। नगद वेतन देने की जो परंपरा स्टार्ट होती है वो होती है अलाउद्दीन खिलजी से, जो आपका खिलजी वंश का शासक था। यह आपने थोड़ा दिमाग में रखना है। और स्थायी सेना भी सबसे पहले इसी ने रखी थी बड़े लेवल पर। आगे आता है कि उसने एक छोटी स्थायी सेना रखी थी, नहीं, वेतन पे रखा था और एक बड़ी स्थायी सेना का उसने क्या किया था, गठन किया था। ये आपने याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड इज़ द राइट आंसर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो लिखा मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ था किनका, मंगोल का। और जो मंगोल हार गए थे। पर एक चीज़ आपने दिमाग में रखना है, यहाँ पर चंगेज़ खान की बात नहीं हो रही, बल्कि जो उसके सक्सेसर थे, जो उसके आगे के वंशज थे, उन्होंने मंगोल सेना का क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ट्रांस ऑक्सीनिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर वो हमले की योजना बनाता है। और योजना जो बनाता है तो उसके लिए उसे एक बड़ी सेना रखनी बहुत ज़रूरी थी, एक बड़ी स्थायी सेना रखनी उसे यहाँ पर ज़रूरी थी। तो इसके लिए वो क्या करता है कि एक नए शहर बसाने की बजाय दिल्ली का एक पुराना बोल सकते हैं आपका शहर रहता है, उसे खाली करवाता है और वहाँ पर सैनिकों की नियुक्ति कर देता है। और अपने जो शहर के निवासी रहते हैं उन्हें नई राजधानी दौलताबाद, जिसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, देवगिरी कहा जाता था, दौलताबाद इसी के नाम पे हो जाता है। ये आपका महाराष्ट्र की तरफ आपको देखने को मिलता है। तो नई राजधानी बनाता है कहाँ, दौलताबाद। कई बार पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसने दिल्ली से राजधानी देवगिरी या दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, दूसरी बात देखा जाए कि स्थायी सेना रखी गई इसके द्वारा, फिर राजधानी दक्षिण में दौलताबाद की तरफ शिफ्ट की गई। और फिर जो आपका दिल्ली वाला क्षेत्र था, खासकर जो गंगा यमुना दो आपका क्षेत्र था, तो वहाँ पर सेना रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं कि राशन पानी की ज़रूरत पड़नी थी। तो इसके लिए क्या होता है कि ये काफ़ी सारे कर लगा देता है किसानों पर, इस माध्यम से कि ज़्यादा कर आएगा तो सेना को रखना थोड़ा आसान होगा। पर दिक्कत की बात ये हो जाती है कि उससे समय काल पड़ जाता है, तो ये भी इसकी रणनीति क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। दूसरी बात, सैनिकों को नगद वेतन दे रहा था, तो वेतन देने के कारण क्या करता है कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये टोकन मुद्रा का इस्तेमाल करता है। अब उस टोकन मुद्रा में ये सस्ती धातुओं का इस्तेमाल करता है, ना कि सोने चांदी का, जिसका इसे नुकसान देखने को मिलता है आगे। तो लिखा है, जैसे लिखा है, 14वीं शताब्दी में लोगों को इन सिक्कों पर भरोसा नहीं था जो ये चलाता है। लोग काफ़ी ज़्यादा कैसे थे, चतुर थे, और सोने चांदी को बचा के रखते हैं और टोकन मुद्रा को क्या करते थे, अपना लेते हैं। अब ये टोकन मुद्रा काफ़ी ज़्यादा कैसे रहती है, सस्ती रहती है, तो घर में लोग क्या करने लग जाते हैं, इसे आसानी से इसकी नकल करने लग जाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रशासनिक उपाय रहते हैं इससे संबंधित, वो क्या हो जाता है, आपके फेल हो जाते हैं। अच्छा, ट्रांसऑक्सिनिया क्षेत्र जो रहता है आपका, खासकर खुरासान वाला क्षेत्र, वहाँ पर भी क्या कर देता है, ये आक्रमण करने की जो योजना इसकी रहती है, बड़ी सेना रखने की जो योजना रहती है, वो भी क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। अब बड़ी सेना रखेगा तो वेतन ज़्यादा लगेगा, अब वेतन फालतू का लग रहा था, इसलिए क्या कर देता है, ट्रांसऑक्सिनिया पर हमला को क्या कर देता है, टाल देता है। ट्रांसऑक्सिनिया का क्षेत्र बोला जाता है खुरासान क्षेत्र को। खुरासान क्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर की तरफ आपका भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान है, कुछ क्षेत्र आपका अफगानिस्तान का आता है मेजरली, कुछ आपके मिडिल एशियन नेशंस आते हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वाला क्षेत्र, ईरान का कुछ भाग, इसमें आपका क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि प्रशासनिक उपायों से जटिलता पैदा की गई थी, लोगों ने दौलताबाद हस्तांतरित करने पर नाराजगी जताई थी, क्योंकि जबरन लोगों को दिल्ली से कहाँ, दौलताबाद हस्तांतरित किया गया था। तो जो इसकी जनता थी काफ़ी ज़्यादा इससे निराश थी। उसी के अलावा देखा जाए तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कर लगाता है, और कर के साथ क्या होता है, कर ज़्यादा लगा दिया जाता है और अकाल पड़ जाता है। तो ये भी क्या हो जाता है कि किसान क्या करते हैं, खेतों को छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये भी फैसला इसका क्या रहता है, गलत साबित होता है। और टोकन मुद्रा जो चलाता है उसकी नकल लोग घर पे करने लग जाते हैं, तो वो भी फेल होता है। तो तुगलक वंश की अगर बात करें तो 1321 से लेकर 1398 तक ये चला आपका। और लगभग अगर बात करें मेनली चला था यहाँ तक 1398 तक, क्योंकि इसके बाद तैमूर लंग का आक्रमण होता है और बहुत छोटे लेवल पे तुगलक वंश रह जाता है। हालांकि लास्ट जो शासक देखने को मिलता है आपको, दौलत शाह,
1413 तक, और 1414 में तुगलक वंश की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। 94 वर्ष तक इनका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। पर बोल सकते हैं कि 1398 तक ही ये एक प्राइम लोकेशन पर रह पाते हैं, प्राइम बोल सकते हैं मेजर एरिया ये कब्जा पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बोला जाएगा दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए, जिसमें आपका गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, आपका बोल सकते हैं लोधी वंश, तो ये सारे जितने भी आते हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो शासन किया था वो तुगलक वंश ने किया था। जिनकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर था आपका गंगा दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। दिल्ली से ये राजधानी शिफ्ट कर देता है दौलताबाद, ये आपका दौलताबाद यहाँ पर, ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। और ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये गोदावरी और कृष्णा क्षेत्र के बीच में, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का ये क्षेत्र है दौलताबाद। कुछ यहाँ पे शासक में, जैसे अगर बात की जाए संस्थापक है तो गयासुद्दीन तुगलक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये 3 प्रमुख शासक है। गयासुद्दीन तुगलक आते हैं, अबू बकर शाह, मोहम्मद तुगलक तीसरा, सिकंदर शाह, नसरुद्दीन शाह जिसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम, और 4 ऐसे शासक जिनके बारे में पढ़ना जरूरी होता है, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो बात करते हैं खिलजी वंश का जो अंतिम शासक रहता है खुसरो खां, तो उसे पराजित करके जो गाजी मलिक रहता है, गाजी मलिक जो नाम है वो नाम है गयासुद्दीन तुगलक का, और गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि है गाजी मलिक की। तो गाजी मलिक की जो रहता है वो गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि लेता है, तुगलक वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। तुगलक वंश की अगर बात करें 1320 से 1398 तक प्राइम है, 1414 लिखा गया है पर 1398 तक ये रहता है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ये कुछ प्रमुख शासक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 में दिल्ली का सुल्तान बनता है, और उसी के समय क्या होता है, प्रांतीय विद्रोह का सामना उसे करना पड़ता है। तो याद रखना, पहला जो आपने नोट करना है नोट गयासुद्दीन तुगलक के बारे में वो है, यह है कि इसी का नाम क्या था, गाजी मलिक था। कई बार पूछा जाता है गाजी मलिक किसका नाम था, तो ये था गयासुद्दीन तुगलक का। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपनी बाजार प्रणाली इस्तेमाल की थी तो अमीरों से काफ़ी ज़्यादा भूमि छीन ली गई थी। जो बीच के जो आपके लोग होते थे, मीडिएटर जिन्हें बोला, मध्यस्थ जो होते थे, उनको हटा दिया था, और गयासुद्दीन तुगलक उन अमीरों को क्या करता है, भूमि पुनः लौटाता है। सिंचाई के लिए कुछ कुएं और नहरों का निर्माण करता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, नहर व्यवस्था का जो देखने को मिलता है आपको पहली बार प्रमाण इस काल में वो दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है तुगलकों के समय। तो नहर व्यवस्था बहुत बेहतर थी तुगलकों की, तो आपने ये याद रखना है कि नहर व्यवस्था सबसे बेहतर किन की देखने को मिलती है, तो दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलती है तुगलकों की। तो ये लिखा था संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। पर सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलता है किसके टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। अच्छा, बात करें तो किसानों की स्थिति में सुधार करना, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करके उसने 2 उद्देश्य थे। उसने मुकद्दम और खूंटों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए थे, जो क्या करते थे, जमीन पर जिनका पहला अधिकार था, और भू राजस्व की दर को 1/3 कर दिया जाता है। अच्छा, इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद जो था वहाँ पर एक नगर की स्थापना की, रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी कराया, और इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है, छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें तो 29 बार मंगोल आक्रमण यहाँ पर हुआ था, जो कि इसने विफल किया। सेना में गिज, तुर्क, मंगोल, रूमी, ताजिक, खुरासानी, मेवात, दोआब क्षेत्र के राजपूत इसमें शामिल थे। तेलंगाना का राजा था प्रताप रुद्र देव के खिलाफ इसने अपने पुत्र जौना खां जो आएगा, ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है जौना खां, तो उसे वारंगल भेजा जाता है। वारंगल अगर आपने थोड़ा दिमाग में रखना, तो वारंगल आज की डेट में तेलंगाना में, और एक मंदिर है यहाँ पर जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, 39वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो है आपका रामप्पा टेम्पल, रामप्पा या काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, रुद्रेश्वर टेम्पल आप लिख लेना। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी 39वीं है। ये कहाँ है आपका, वारंगल तेलंगाना में ही है। तो वहीं पर जौना खां को क्या किया गया था, अब बोल सकते कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। जाजनगर उड़ीसा में सैन्य अभियान चलाता है। उलुग खां, एक चीज़ याद रखना, जौना खां, उलुग खां, ये सारे नाम है किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। अच्छा, गयासुद्दीन का जो अंतिम अभियान था बंगाल के विरुद्ध था, और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है 1325 ईस्वी में। बंगाल के अभियान से लौटते समय क्या होता है कि जौना खां द्वारा जो उसका बेटा रहता है, उसने एक महल बनाया रहता है लकड़ी का, उसमें दबकर इसकी मौत हो जाती है। इसी के समय क्या रहता है कि मैं बता देता हूँ कि आपके एक सूफी संत रहते हैं निज़ामुद्दीन औलिया, तो उनके साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। क्योंकि होता क्या है कि निज़ामुद्दीन औलिया की अगर बात करें तो निज़ामुद्दीन औलिया को शुरुआत में कुछ भेंट गिफ्ट करते हैं गयासुद्दीन तुगलक, और निज़ामुद्दीन औलिया उस भेंट को क्या कर देते हैं कि गरीबों के पास बांट देते हैं। ये चीज़ पसंद नहीं आती गयासुद्दीन तुगलक को, तो इनके बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिलता है।
तो निज़ामुद्दीन औलिया जब ये बंगाल अभियान पे रहते हैं तो इन्हें बोलते हैं हनूज दूर दिल्ली दूरस्त, ऐसा कुछ बोलते हैं, हनूज दिल्ली दूरस्त, कि हुजूर अभी दिल्ली के, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने ये सोचा था कि जब वो बंगाल से वापस आएंगे तो निज़ामुद्दीन औलिया को दंड देंगे, पर निज़ामुद्दीन औलिया उन्हें ये बोल देते हैं कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है, और क्या होता है कि बीच में क्या हो जाती है, बीच अभियान में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें तो जौना खां इन्हें बोला जाता है, ये जूना खां या जौना खां इन्हें बोला जाता है। तो दिल्ली गद्दी पर ही बैठते हैं अपने पिता की जगह। अच्छा, थोड़ा सा सन की टाइप के थे, क्रूर कृत्य इनको क्रूर कृत्य ये करते थे, और स्वप्रश्नल या फिर पागल रक्त पिपासु इन्हें नाम दिया गया है। पर एक चीज़ जो मोहम्मद बिन तुगलक को अलग बनाती थी वो थे कि ये विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति था, फारसी और अरबी का महान विद्वान था, और ज्ञान विज्ञान की अलग विधाओं जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में क्या था, पारंगत था। अच्छा, एज अ सेनापति, एज अ कमांडर इन चीफ अपने पिता का जब जितने भी दौरे हुए, जितने भी युद्ध उन्होंने किए वो सारे सफल रहे, पर शासक के तौर पे ये बहुत बेहतर साबित नहीं होते, और इन्हें पूरा बोल सकते हैं कि हिस्ट्री में इन्हें वाइजेस्ट फूल के नाम से जाना जाता है। वाइजेस्ट फूल मतलब होता है पढ़ा लिखा मूर्ख, क्योंकि जितने इन्होंने अभियान चलाए थे, मेनली ये 5 अभियान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने चलाए, और वो सारे के सारे फेल हो गए थे, ये मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा, लिखा हुआ है उसका नाम कई संज्ञाओं से जुड़ा है, जैसे अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा इसे कहा जाता है। अच्छा, इसी के समय 1333 ईस्वी में क्या होता है कि अफ्रीका का एक जो मोरक्को है, आप जानते हैं मोरक्को की राजधानी रबात है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और याद रखना मोरक्को जो है वो कनेक्टेड होता है किससे, या जिब्राल्टर स्ट्रीट आपकी एक, जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है, यूरोप को किससे अलग कर देती है, यूरोप को अलग करती है आपका अफ्रीका से। तो यूरोप का कौन सा देश जो अलग होता है, तो मैं बता दें, स्पेन अलग होता है किससे, मोरक्को से, जिब्राल्टर जल संधि से, ये आपने याद रखना है। और ये कनेक्ट करता है किसको, तो ये कनेक्ट करता है आपका मेडिटेरियन सी को, मतलब भूमध्य सागर को कनेक्ट करता है अटलांटिक महासागर से। तो अफ्रीका का एक बोल सकते हैं आपका मूल निवासी था इब्ने बतूता, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने यहाँ काजी नियुक्त करते हैं, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1342 ईस्वी में क्या करते हैं, इसे भेजा जाता है चीन में, तोगन तिमूर के दरबार में भेजा जाता है, और इसी के समय इब्ने बतूता लिखता है अपनी किताब रहला, और रहला में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो रहला करके पूछा जाता है, तो रहला किताब है किसकी, इब्ने बतूता की। इब्ने बतूता भारत कब आया था, ये पेपर में पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अच्छा, इब्ने बतूता बताता है कि जो तुगलक साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, वो 23 प्रांतों में बंटा हुआ था, और कश्मीर और बलूचिस्तान जो आपका पाकिस्तान में आज की डेट में है, उसको छोड़ दें तो सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था, जैसे मैंने आपको अभी मैप में दिखाया। तो अपनी किताब में वो कुछ बोल सकते हैं कि विदेशी व्यापारी यहाँ पर आते थे, डाक चौकियों के यहाँ पे स्थापना थे, और गुप्तचर व्यवस्था की भी इस बारे में ये बताता है। गुप्तचर व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे पहली बार सुनने को मिलती दिल्ली सल्तनत में। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक एक कृषि विभाग की स्थापना करता है, ये आप जरूर लिख लें, इसका नाम है अमीर कोही। तो कई बार पूछा जाता है अमीर कोही नाम का कृषि विभाग किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये बोलते हैं अमीर कोही क्या है, तो ये आप याद रखना, कृषि के विकास से संबंधित एक क्या था, विभाग था। अच्छा, इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसका इसने बाद में नाम क्या रखा था, दौलताबाद रखा था, ये आपने याद रखना, कई बार पूछा जाता है। सांकेतिक मुद्रा, तो एक तो ये वाला फैसला इसका गलत साबित होता है। फिर सांकेतिक मुद्रा मैंने बताया था, जैसे फरिश्ता बताता है कि उसने कांसे की बनाई मुद्रा, बर्नी बताते हैं कि तांबे की चलाई। और कुछ लोग बोलते हैं कि कैसी थी, घटिया क्वालिटी के जो धातु थे उससे उसने क्या किया था, मतलब सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रचलन चलाया था कि इसको मैं क्या रखूँगा, अपने यहाँ पे मुद्रा का बोल सकते हैं एक मूल्य रखा जाएगा। अच्छा, जिनका मूल्य चांदी के रुपए के टंके के बराबर वो कर देता है। अब एडवर्ड थॉमस इसके बारे में बोलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने बोला है प्रिंस ऑफ द मनियर्स, मतलब धनवानों का राजकुमार। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन के क्या थे, शिष्य थे। वो पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये आप याद रखना, और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। इसने बनाई में मीरान मुलहिम, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया, मुल्तान में रुकनुद्दीन, और अजुदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। मकबरा होता है जहाँ पर बोल सकते हैं कि गाड़ा जाता है व्यक्ति को, वहाँ पर मकबरे का निर्माण हो रखा है। 5 प्रमुख योजनाएं जो सारी की सारी विफल होती हैं, याद रखना। तो एक होता है दोआब में कर वृद्धि, दोआब क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, तो वो फेल हो जाता है। देवगिरी को राजधानी बनाता है, ये फेल हो जाता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चलाता है, ये फेल हो जाता है। खुरासान अभियान चलाता है, जो मैंने भी बताया था, अफगानिस्तान या मिडिल एशियन जो आपके नेशन थे वहाँ पर इनका अभियान चलाता है, वो भी क्या होता है, फेल हो जाता है। कराचल अभियान, कराचल अभियान बोला जाता है कुमाऊँ के अभियान को। तो
कुमाऊं की तरफ भी आता है, वो भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। खासकर जो कुमाऊं पर ये क्या करता है, आक्रमण करता है, वो करता है आपका किस टाइम पे, जिस टाइम पे बारिश हो रही होती है, मतलब मानसून के टाइम पे। तो ये भी क्या हो जाता है, उसका फेल हो जाता है। लिखा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रवासूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। बदायूं इसके बारे में लिखता है कि लोगों को इससे और इसको लोगों से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। कई बार पूछा जाता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो एक और चीज़ पूछी जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में क्या होता है कि हरिहर बुक्का नाम के दो जो भाई रहते हैं 1336 ईस्वी में क्या करते हैं, विजयनगर की स्थापना करते हैं। और वहीं महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन साची से हसन गंगू के नाम से जाना जाता है, हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। वो नींव रखता है किसकी, बहमनी साम्राज्य की 1347 में। तो आपने याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ था, हरिहर बुक्का नाम के दो भाई विजयनगर में संगम वंश की स्थापना करते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था ये, ठीक है। और दूसरा बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह के द्वारा कर दिया जाता है या हसन गंगू के द्वारा किया जाता है। अच्छा, उसके बाद इसका चचेरा भाई रहता है मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक राज्याभिषेक कहाँ होता है, थट्टा में होता है। और बाद में जाके क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है, 1351 में इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। कासिम अमीर उल मोमिन नाम की उपाधि ये लेता है। और कुल मिला के 24 क्या करता है, कष्टदायक करों को समाप्त करके 4 कर में प्रमुख ध्यान देता है। खराज जो लगान पे लगता था, खुम्स युद्ध में लूट का माल था उस पर लगता था, जजिया और जक़ात वसूलने का ही अधिकार देता है। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फिरोज शाह तुगलक वो पहला व्यक्ति था जो ब्राह्मणों पर भी क्या करता है, जजिया कर लगाता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। जजिया कर, वैसे आप इतना याद रखना, जजिया कर जो गैर मुस्लिम होते थे उन पर लगाया गया धार्मिक कर होता था। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के समय एक सिंचाई कर भी इंट्रोड्यूस करता है। लगभग ये उपज का कितना होता था, 1/10 भाग होता था। और दिल्ली में क्या करता है कि खरबूजे और अंगूर की खेती को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराता है, जिसमें से आपकी एक सतलज नदी पर दीपालपुर के पास तथा यमुना के पास सिरमौर के पास ये खुदवाता है। अच्छा, खिरजाबाद जो टोपरा गांव है और मेरठ में अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में क्या करता है, स्थापित करता है मेरठ से। इसके बाद कुछ 300 नए नगर वो आपके स्थापना करता है। इसमें हिसार हो गया आपका कहाँ, हरियाणा, फिरोज़ाबाद हो गया अपने नाम पे फिरोज़ाबाद, दिल्ली का फतेहाबाद, और जौनपुर। देखो, जौनपुर नाम का जो शहर था इसने अपने भाई जौना खां के नाम पे बसाया था। जौना खां किसका नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कई बार पूछा जाता है जौनपुर नाम का शहर किसने बसाया था, तो अपने भाई की याद में, जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने इससे बसाया था। तो ये थोड़ा आपने याद रखना, फिरोज़ाबाद तो याद हो ही जाता है। अच्छा, उसके अलावा क्या करता है कि अनाथ मुस्लिम जो महिलाएं रहती हैं, विधवाएं रहती हैं, लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना करता है जिसे बोलते हैं दीवाने खैरात। जैसे मैंने भी बताया था, दीवाने को ही, ये दीवाने अमीर को ही, जैसे यहाँ पे बताया था कि दीवाने अमीर को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बताया था, ये कृषि विभाग से संबंधित था। और अब आ रही है इसके भाई की बात। तो इसके भाई की बात करें तो दीवाने खैरात, और दूसरा आता है दीवाने बंदगन। दीवाने बंदगन में क्या होता था कि दास रखने का ये शौकीन आदमी था, तो दासों की देखभाल के लिए एक नए विभाग की स्थापना करता है, दीवाने बंदगन और दीवाने खैरात। तो आपने ये चीज़ जरूर नोट करनी है कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 विभाग बनाए थे नए, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगन। ये आप लिख लेना। दीवाने खैरात का संबंध यहाँ पे लिखा हुआ है, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए, उनकी शादी कराने के लिए होता था। और दीवाने बंदगन क्या था, दासों की देखभाल के लिए होता था। वही दीवाने अमीर को ही आपने याद रखना कि इसका संबंध किससे, नए कृषि विभाग की स्थापना जो किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अच्छा, उसके अलावा देखें तो इसने अपनी आत्मकथा लिखी है, फतूहत फिरोज शाह, ये आपने याद रखना है। और जिसमें जियाउद्दीन बर्नी और शमशेर सिराज अफीम को भी इसने क्या किया, संरक्षण प्रदान किया, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों को में से कुछ को क्या कराता है, ये फारसी में अनुवाद कराता है अप्पाउद्दीन द्वारा दलायत फिरोजशाही में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो चांदी तांबे के मिश्रण से निर्मित जो सिक्के रहते हैं वो भारी संख्या में चलवाता है, जिन्हें अद्दा या विक कहा जाता है। इसका बेटा रहता है फतेह खां, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है और अपने सिक्कों पर क्या अपना नाम और उसका नाम, दोनों का नाम क्या कराता है, अंकित करवाता है। इसके अलावा खान ने जहाँ तेलंगानी नाम की मकबरा का निर्माण करता है, जिसका सीधे तुलना की जाती है जेरूसलम, जो आपका इजराइल या पैलेस्तीन आप कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ पर उमर की मस्जिद से की जाती है। अच्छा, उसके अलावा देखा जाए तो दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण ही करवाता है, जो फिरोज शाह कोटला मैदान है आपका क्रिकेट का। और मृत्यु हुई 1388 ईस्वी में। एक नसरुद्दीन महमूद तुगलक है। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। तो दिल्ली से पालम तक ही इसका शासन रह गया था, बहुत कम शासन रह गया था। उसी समय क्या होता है, तैमूरिद वंश का जो शासक रहता है, ये रहता है टर्क और मंगोल दोनों का मिक्सचर रहता है, तैमूरलंग। तो वो क्या करता है, इसके टाइम पे 1398 में दिल्ली पर आक्रमण करता है। और इसी के साथ लगभग मान के चलिए कि आपका तुगलक वंश खत्म हो जाता है। इसी का सिपह सालार रहता है खिरज खां तैमूरलंग का। और यही जाके आगे क्या करेगा, 1414 में
बोल सकते हैं आपका सैयद वंश की नींव रखेगा, सैयद वंश की नींव रखेगा। अच्छा, मलिक कुशर्क की उपाधि धारण करता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ये आपने याद रखना। और एक हिजड़ा था मलिक सरवर नाम का, जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना वहाँ पर होती है। तैमूरलंग की अगर मैं बात करूँ तो तैमूरलंग का जो शासन था, ये जो आपको यहाँ पर पीले कलर में दिख रहा है, ये वाला जो शासन है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें आपका देखेंगे तो भारत में तो दिल्ली सल्तनत थी, और पूरा अगर आप थोड़ा सा पंजाब यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ जाएँ, अफगानिस्तान की तरफ जाएँ, खासकर आपका पूरा टर्की तक आप चल जाएँ, तो यहाँ तक इसका शासन देखने को मिलता था तैमूरलंग का। इसके अलावा उस समय जो शासनकाल देखने को मिलता है, एक ऑटोमन एम्पायर देखने को मिलता था आपका ग्रीस की तरफ जाते हुए, और नीचे की तरफ इजिप्ट की तरफ आपको देखने को मिलता था कौन सा, मैमलुक डायनेस्टी। तो ये आपने याद रखना है। तो तैमूरलंग का आक्रमण कई बार पूछा जाता है 1398 में भारत पर, और किसके समय हुआ था, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय हुआ था। तो ये था आपका तुगलक वंश, होप कि आपके समझ में आया हो। तो इस वीडियो को देखिए और अपने नोट्स कंप्लीट करिए। यूट्यूब में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पर भी हमें, वहाँ पे भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को। इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।